किसी के टीथ क्यों देखते हैं कि अपने दांत दिखाओ, ऐसे देखते हैं, वो पुराना ट्रीटमेंट उसमें कभी पर्चे नहीं लाते लोग, डिस्क्लेरेशन ऑफ टीथ ड्यू टू टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव हमें नहीं पता, बहुत टाइम हमें ये भी नहीं पता बैक्टीरिया कौन सा है, तो हम डायरेक्ट टेट्रासाइक्लिन का कोई ग्रुप या फिर क्लोरोमफेनिकोल बच्चों के लिए हम देते हैं। आल्सो यूज व्हेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड है कि बैक्टीरियल है, क्योंकि प्रोडक्टिव कफ और ये सब होता है। टेट्रासाइक्लिन का ब्रॉड स्पेक्ट्रम इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये तो सब लिख देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। जिसने थोड़ा और अच्छे से पढ़ा है वो डायग्राम दिखा के बताएगा कि कौन से राइबोसोम पे कौन सी ड्रग इफेक्ट करती है, ठीक है। दे आर रिगार्डेड एज ए बैक्टीरियोस्टेटिक। स्टेटिक का मतलब उसकी ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ने देगी। ये टेट्रासाइक्लिन का पिक्चर है। कोई बना सकता है आप लोगों में से एग्जाम में? बना सकता है? बहुत से बीटीसी के स्टूडेंट बना के आते हैं, तो हमें पता लग जाता है इससे। लेकिन अगर आपको एग्जाम में टेट्रासाइक्लिन का अगर आए एमसीक्यू पिक्चर पे, इस बार जो नीट कीटी हुआ है उसमें 100 से ज्यादा पिक्चर है, और ऐसा नहीं है कि मेडिसिन से रिलेटेड, एनाटॉमिकल डाइसेक्शन नाउ कौन सी है जो है, अगर पिक्चर में फार्मा से रिलेटेड केमिकल स्ट्रक्चर आ गया वो भी इससे तो 100% आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें R5, R6 और R7 दिख रहे हैं यहाँ पे। जहां जहां पोजीशन पे क्लोराइड, मिथाइल ग्रुप और OH ग्रुप ऐड हुआ है। किसी को पेपर डिफिकल्ट बनाना है तो सिंपल सा पूछेगा टेट्रासाइक्लिन में R7 पे क्या होना चाहिए। उससे नेक्स्ट ईयर फिर से आ गया तो पूछेगा ऑक्सीटेट्रा या डॉक्सीसाइक्लिन में R7, R6, R5 पे क्या होगा। सिंपल सा, ठीक है। किसी को डिफिकल्ट बनाना है पेपर तो। यूनल क्लियरेंस सबसे ज्यादा किसका है? सबसे कम माइनोसाइक्लिन, ठीक है। ये डायग्राम आपको टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोमफेनिकोल कोई भी आए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बताना है। वहां पे कोई वो बना हुआ है रेड कलर का, टेट्रासाइक्लिन बाइंड टू 30S राइबोसोम, और उससे जस्ट नीचे लिखा हुआ है क्लोरोमफेनिकोल बाइंड टू 50S। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर स्टेप बता सको तो बता, इसमें लिख सकते हो। नंबर 2 टेट्रासाइक्लिन नंबर 2 पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या करता है? बाइंड टू 30S राइबोसोम एंड इनहिबिट द अमाइनो एसिड tRNA अटैचमेंट टू ए साइट। ए साइट पे जहां पे स्टार्टिंग होती है उस पे अमाइनो एसिड tRNA को बाइंड नहीं होने से रोकता है और फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होता है। क्लोरोमफेनिकोल कहाँ? 30S पे, ठीक है। ये डायग्राम टीचर सर्च करता रहता है कि कहीं बनाया है क्या, मैं नंबर दे दूं इसको। शॉर्ट एक्टिंग ऑक्सी एंड टेट्रासाइक्लिन, इंटरमीडिएट डेमी लॉन्ग एक्टिंग डॉक्सी एंड माइनोसाइक्लिन एंड अदर टिग्गीसाइक्लिन, ठीक है। टिग्गीसाइक्लिन हो सकता है, लेटेस्ट पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले लेटेस्ट कौन सा है टेट्रासाइक्लिन का, तो टिग्गीसाइक्लिन। किसी से भी आपको किसी से रेजिस्टेंट नहीं है, टिग्गीसाइक्लिन लास्ट ऑप्शन है। ये अभी तक रेजिस्टेंट बहुत कम हुआ ही नहीं है टिग्गीसाइक्लिन। इसका डोज इंपॉर्टेंट है, आप क्लिनिकल इंटर्नशिप में जाओगे, किसी को टिग्गीसाइक्लिन आईसी में चल रहा है तो उसका डोज देखना, फर्स्ट कैसे कौन सा दिया और बाद में लोडिंग डोज क्या दिया और मेंटेनेंस डोज क्या दिया। अभी तक डॉक्सीसाइक्लिन तो सबने ली होगी कभी ना कभी, न्यूमोनिया के केस में डॉक्सी 100 mg, ठीक है। द एंटर इन द सब्सेप्टेबल बैक्टीरिया पैसिव डिफ्यूजन, याद रखना है, वाइवा में पूछते हैं कौन से डिफ्यूजन से आई, पैसिव डिफ्यूजन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। कंबाइन 30S हमें मालूम है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन, ये वाला डायग्राम हम देख चुके हैं। रेजिस्टेंट क्यों डेवलप हुआ? रेजिस्टेंट ओवरऑल पूछ सकते हैं कि आखिर रेजिस्टेंट होने के मैकेनिज्म क्या है। तो पहला आपको लोग के माइंड में आएगा इम्पेयर रिफ्लक्स, इनफ्लक्स, ईफ्लक्स। मैम ये
वाइवा में ऐसे मिक्स आंसर आते हैं सर, इफ्लक्स इनफ्लक्स वाला मैकेनिज्म था, या फिर प्लाज्मिड मीडिएटेड था, राइबोसोम प्रोटेक्शन ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन दैट इंटरफेयर विद द टेट्रासाइक्लिन बाइंडिंग टू द राइबोसोम। तो याद रखना है कि कौन सारे मैकेनिज्म आपको पता होने चाहिए। ये काफी डिटेल वाला है, अगर पढ़ सकते हो तो सबसे साइड में जो भी लिखा है वो एक बार रीड करो सबके साथ। मैं चाहता हूँ सब एक बार सारे रीड करके स्लो रीड करना, सब समझ में आएगा। सारे डायग्राम को कंपेयर करके रीड करो सबके साथ। टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन आर हाइड्रोफोब मॉलिक्यूल एंड एंटर द सेम हाई स्पेसिफिसिटी नंबर 2 in the absence of tetracycline, the absence of represent that R prevent the transcription of that A gene, but also its own synthesis or a binding to the operator sequence of S that O। डायग्राम से फॉरवर्ड करके देखो। Such a complex binding TR which thereby change its own conformation and dissociate from the operator sequence. Subsequently, antiporter test A, वो test A 6 number ऊपर लिखा, but also TR is synthesized। Test A export test Mg plus magnesium वाला and complex out of the cytosol and import the proton at the same site। ये मैकेनिज्म आपको पर्टिकुलर टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस बताने हैं, तो आप लोग को ये बता सकते हो ये मैकेनिज्म, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ वाला टेट ओ, टेट आर, टेट ए सबसे ऊपर, ठीक है। पर हमें मैकेनिज्म 3 मैकेनिज्म याद रहे वो काफी है। स्पेक्ट्रम ऑफ टेट्रासाइक्लिन, एरोबिक बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, कोकाई, न्यूमोनी, ओरियस एंड गोनेरी एंड नाइजीरिया मैग्नेटिडिस। ये नाइजीरिया मेनिंजाइटिस और ये सारे बैक्टीरिया आप लोगों के माइक्रो में क्या क्या हो गया मुझे ये बताओ। बैक्टीरिया है सारे, इनके रिलेटेड डिजीज के साइन सिम्टम्स पता है, माइक्रो में क्या क्या पढ़ाया। ये रेजिस्टेंस वाला मैकेनिज्म बढ़ा दिया माइक्रो में, लास्ट टाइम मैंने पूछा था प्लाज्मिड मीडिएटेड और ये सब बताया नहीं। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के डिटेल्स नहीं आई, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें माइक्रो में, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एंड क्लोस्ट्रीडियम परफिजेंस एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। एनारोब्स मोस्टली क्या करते हैं, पस फॉर्मेशन, जहां पे मवाद का नाम आया वहां एनारोब्स इन्फेक्शन, ठीक है। अदर क्या हुआ, रिकेट्सिया, स्पाइरोचिट, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ, माइक्रोबैक्टीरियम, लिप्रे, लेप्रोसी वाला, इफेक्ट ऑन द गट फ्लोरा, unabsorbed portion act against the coliform bacteria in the intestine leading to the diarrhea, overgrowth of the organism and lead to the super infection। क्लास में बताया था मैंने, सुपर इन्फेक्शन से रिलेटेड शॉर्ट नोट आ सकता है या वाइवा में पूछेंगे, ठीक है। और दूसरा एक चीज और बताई थी, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, उस पर भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है। शॉर्ट एक्टिंग हम पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग, इनके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। क्लेमाइडिया, एलजीवी, यूरिथ्राइटिस एंड सर्विसाइटिस, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, ये शॉर्ट, ये एमसीक्यू आता है। एलजीवी इज कास्ड बाय, है ना, पूरा लिम्फोग्रेनुला विनेरम पूरा नाम नहीं आएगा एमसीक्यूज में, सिंपल सा एलजीवी लिखा रहेगा। या फिर सिंपल सा एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज नॉट कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया, ठीक है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, एटिपिकल न्यूमोनिया, रिकेट्सिया इन्फेक्शन, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ठीक है। कोलेरा, डॉक्सीसाइक्लिन 300 mg सिंगल डोज, ड्रग ऑफ चॉइस। ब्रूसिलोसिस, हाईली इफेक्टिव इन द एक्यूट एंड क्रोनिक केस, टोलेरिमिया एंड फ्लैग में हम यूज करेंगे विथ स्ट्रेप्टोमाइसिन। सारा हम पढ़ चुके हैं। क्लेमाइडिया एसटीडीज में आ गया, लिंजुनेला आ गया, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोज के साथ में हम ड्रग ऑफ चॉइस है, टेट्रासाइक्लिन यूज करेंगे लीजियोनेला इन्फेक्शन के लिए विथ मैक्रोलाइड। अगेन वाइवा में पूछेंगे, SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ ADH, विच एंटीबायोटिक कॉज,
है ना। इसमें आंसर है, इसमें ये हेल्प करेगा। डेमिक्लोसाइक्लिन जो है यूज टू ट्रीट हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया ट्रीट करने में हेल्प करेगा डेमिक्लोसाइक्लिन। एमसीक्यू और वाइवा में पूछेंगे क्यों, क्योंकि ये रीअब्सॉर्ब करता है सोडियम को गट से, इसलिए ये हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। अमीबियासिस, लेप्रोसी, डॉक्सीसाइक्लिन, एक्नी वल्गेरिस, डॉक्सीसाइक्लिन यूज करना, ठीक है, एक्नी में हेल्प करेगा। एंड क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फाल्सिपेलम मलेरिया में हम यूज करेंगे। मोस्टली ये अगर याद रख सकते हो, आरबीसी इन प्लाज्मा याद रखने की जरूरत नहीं है। मोस्टली जितने भी इन्फेक्शन आपको याद आए, इंग्वेनेल याद आना चाहिए, एलजीवी याद आना चाहिए, लेप्रोसी याद आना चाहिए, एटिपिकल न्यूमोनिया 100% टेट्रासाइक्लिन के यूज में, अमीबियासिस, ब्रूसिलोसिस, कोलेरा। अब मुझे डिजीज के नाम बता दो एक बार, बिना सुने बिना देखे जितनी भी डिजीज हमने अभी कानून में सुनी उनके नाम बता दो। एटिपिकल न्यूमोनिया, ब्रूसिलोसिस, आ गया, एलजीवी आ गया, इन्फेक्शन आ गया, और क्या था, अमीबियासिस और ब्रूसिलोसिस, लेप्रोसी। एडवर्स इफेक्ट डेफिनेटली सुपर इन्फेक्शन कॉज होगा तो जीआई, नोजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये ऐसे ही नहीं होता सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस। टेट्रासाइक्लिन के लॉन्ग टर्म यूज से नॉर्मल गट फ्लो जो होगी वो डैमेज होगी और सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, एंट्रोकोलाइटिस डेवलप होगा। ड्यू टू इरिटेंट इफेक्ट और आईएम में फ्लेबाइटिस होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि साहब यहाँ पे भी इंजेक्शन लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, सूजन आ गई है ना। मोस्टली वो क्या होता है, फ्लेबाइटिस, ठीक है। आईएम इंजेक्शन इज पेनफुल एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑन द आईवी इंजेक्शन। इसके लिए एक ब्रांड नेम आता है, थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट आता है, ठीक है। अब उसमें क्या आता है वो लोग आप जाके सर्च करना। इफेक्ट ऑफ द टीथ एंड बोन डिस्क्लेरेशन हमने देख लिया। क्यों कि कौन से बच्चे में, या तो प्रेगनेंसी के टाइम लिया होगा या फिर लेस देन 10 ईयर ऑफ एज, उन बच्चों को अगर टेट्रासाइक्लिन देंगे तो डिस्क्लेरेशन ऑफ टीथ होगा। सुपर इन्फेक्शन पढ़ चुके हैं। रीनल टॉक्सिसिटी, हिपेटोटॉक्सिसिटी, वेस्टिबुलर साइड इफेक्ट, वेस्टिबुलर जहां पे भी होगा वहां पे चक्कर आने की कंप्लेन होगी, ठीक है। डिजीनेस, निस्टेगमस, नोजिया, वोमिटिंग, मेनली विद द माइनोसाइक्लिन। हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है फर्स्ट डोज में ही हो। एंड फ्रंटेनेल, फ्रंटेनेल बल्ज्ड फ्रंटेनेल से क्या समझते हो बच्चों में, है ना, जो यहाँ पे गैप रहेगा वो इंक्रीज होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से। ये इस पिक्चर में देख सकते हो बच्चे में किस तरह से ये बल्ज जो है। पल्मोनरी इओसिनोफिलिया सिंड्रोम हो सकता है। हिलाल लिम्फेडिनोपैथी, ये एक्सरे भी दिखाई देगा। हिलाल लिम्फेडिनोपैथी कैन अकर विथ इवन 10 days ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। 10 दिन तक 10 दिन में अंदर अंदर हो सकता है हिलाल लिम्फेडिनोपैथी। सूडो ट्यूमर सेरिब्राई हो सकता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा और आंखों के पीछे बिहाइंड द आईज हमें पेन फील होगा पेशेंट को। टेट्रासाइक्लिन के साइड इफेक्ट, ये डिस्क्लेरेशन, ऐसा पिक्चर आपको प्रैक्टिकल में आ सकता है। एडवर्ड एडीआर रिएक्शंस आती हैं प्रैक्टिकल में, उसमें एक पिक्चर ऐसा आ सकता है और मोस्टली विद इन 3 days प्रैक्टिकल चलता है। एक किसी भी दिन हम ये पिक्चर एक शो करते हैं। रीनल टॉक्सिसिटी होती है, फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है, डायबिटीज इंसिपिडियस, SIADH वाला जो हमने बताया था, लीवर फेलियर, पिगमेंटेशन, एक्सपायरी ड्रग यूज कॉज फेनकोनी सिंड्रोम। ये मेडिसिन में आप लोग को आएगा, फेनकोनी सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक को बताओ और कॉजेज बताओ, शॉर्ट नोट्स आता है मेडिसिन में। वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी हमने पढ़ लिया। शुडंट बी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वाइवा में पूछेंगे कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जो प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए, उसमें टेट्रासाइक्लिन 100% आपको को बताना है। ड्यू टू द रिस्क ऑफ फीटल टूथ इनेमल डिस्प्लेसिया, इरेगुलरिटीज ऑफ द फीटल बोन ग्रोथ and during lactation renal hepatic dysfunction infant child less than 8 years,
बातें क्या हो रही है? फेनकोनी सिंड्रोम, ये मेडिसिन में शॉर्ट नोट्स में आता है और वाइवा में सिर्फ टीचर ये पूछता है टेट्रासाइक्लिन से कौन सा सिंड्रोम होता है, फेनकोनी सिंड्रोम। इसमें क्या होगा? ब्लड इन यूरिया इन द ब्लड इंक्रीज होगा, एजोटीमिया। शुडंट बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंट्राथिकल रूट, शुडंट बी मिक्स्ड विथ हिपेरिन, ब्लीडिंग के चांसेस रहेंगे। अवॉइड विथ डायूरेटिक्स, यूरिया लेवल में इंक्रीज कॉज फेनकोनी सिंड्रोम। पेनिसिलिन इनएक्टिवेट द टेट्रासाइक्लिन मिक्स विद द सेम सिरिंज, ठीक है। तो कभी कभी नर्सिंग स्टाफ क्या करता है, 2 एंटीबायोटिक को एक साथ मिक्स करता है एक ही ड्रिप में, वो नहीं करना चाहिए। ड्रग इंटरेक्शन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन डिक्रीज अब्जॉर्प्शन, जिलेटिंग एजेंट है ये, तो हमें इनके साथ में टेट्रासाइक्लिन नहीं लेना। एंजाइम इंड्यूस्ड ड्रग लाइक बार्बिचुरेट, फिनाइटोइन एंड कार्बामेजिपाइन रिड्यूस द लेवल ऑफ टेट्रासाइक्लिन, ये ड्रग इंटरेक्शंस में आप लोग को पूछेंगे। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डोज 250 mg 6 hourly, टेट्रासाइक्लिन 250 mg 6 hourly, डेमिक्लोसाइक्लिन 300 mg 12 hourly, incidence of photosensitivity is highest with demiclocycline, and SIADH treat this property used to treat the SIADH, demiclocycline, ठीक है। डॉक्सी मोस्ट कॉमनली हम यूज कर चुके हैं 100 mg 12 hourly, मोस्ट कॉमनली यूज टेट्रासाइक्लिन है ये। एंड कैन बी यूज इन पुअर रीनल फंक्शन, अगर कोई किडनी का मरीज भी है जिसके रीनल जो टेस्ट है वो इम्पेयर्ड आते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, सोडियम पोटेशियम डिसबैलेंस है, यूरिया बढ़ा हुआ है, उसमें हम डॉक्सीसाइक्लिन यूज कर सकते हैं। टिगीसाइक्लिन, इट इज अ बैक्टीरियोस्टेटिक लाइक अदर टेट्रासाइक्लिन, एक्टिव अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। अगर टीचर ने कहा कौन सी एंटीबायोटिक है जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, हम इसमें ग्रुप में से कौन सा देंगे? आंखें बंद करके बोल देना टेगेसाइक्लिन, ठीक है। 100 mg लोडिंग डोज, पहला डोज 100 mg जाएगा और नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट डोज से इसको 50 mg ट्वाइस अ डे कर देना है। इट्स एलिमिनेटेड बाय द बाइल, ये बाइल से एलिमिनेटेड होगी, तो इसमें रीनल इंपेयरमेंट की कोई वो नहीं है चांसेस, और ये किडनी के पेशेंट को इजीली दे सकते हैं क्योंकि ये बाइल से एक्सक्रेट हो रहा है। It has a broad spectrum and active against most of the gram-positive, gram-negative cocci, also anaerobes including MRSA and VRE. MRSA क्या है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है, एंड VRE vancomycin रेजिस्टेंट एंटेरोकोलाइटिस। It is approved for community acquired pneumonia, skin infection and soft tissue infection. स्किन के लिए इसलिए हेल्प करती है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम भी करती है, इसीलिए डॉक्सीसाइक्लिन यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट, क्लोरामफेनिकोल, तो टेट्रासाइक्लिन में हमारे लिए क्या क्या याद रखना जरूरी है? सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ कौन सा था? क्लोरामफेनिकोल से पहले आगे को मिक्स कर देंगे, क्लोरामफेनिकोल और कहाँ पे हमने इसका एक्शन दिखाना है, डायग्राम जरूर बनाना है, ITF 58 वाला और TRMA और ऐसा। इस बार इसके यूजेस सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में याद करिए, रिकेट्सिया, ब्रूसिलोसिस, LGV एंड और क्या कहते हैं बताओ, लेप्रोसी और स्किन इन्फेक्शन में, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या थे? टीथ डिस्कलरेशन और फेनकोनी, बच्चों में इंट्राक्रेनियल प्रेशर और SIADH से रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा था, कौन सी ड्रग थी? डेमिक्लोसाइक्लिन, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट कौन सा है? टिगी। टिगी का डोज क्या था? 100 mg स्टेट फर्स्ट डोज एंड 50 mg, ठीक है। क्लोरामफेनिकोल obtained from the Streptomyces vanizi in 1947 and 1950, it caused serious bone marrow toxicity, ठीक है। 2 साल में पता लग गया कि इसका bone marrow toxicity है। It is a crystalline solid, yellowish white in color and bitter in taste. It should be protected from the light due and can withstand high temperature. Inhibit bacterial protein, हमें मालूम है 50 S पे एक्ट करेगी।
इंटरफेयर कहाँ पे करेगी? ट्रांसफर द इलोंगेटेड पेप्टाइड चेन टू द न्यूली अटैच टी अमाइनो एसिड। पहला क्या था? वो तो अटैच ही नहीं होने दे रहा था, और ये क्या करता है? अटैच होने के बाद में उसको ट्रांसफर में प्रॉब्लम कर रहा है। प्रिवेंट द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द न्यूली अटैच अमाइनो एसिड एंड इनहिबिट द पेप्टाइडेशन एंड इनहिबिट द ट्रांसफर ऑफ पी साइड टू ए साइड। ये हमें पढ़ लिया। इसमें रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है? एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन द मेजर मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट इन द रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो हमने अगर एमसीक्यूज में सिंपल सा पूछ लेंगे, प्रोड्यूस द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंजाइम एसिटाइल ट्रांसफरेज दैट इनएक्टिवेट द ड्रग। ठीक है। डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग इनटू द बैक्टीरियल सेल एंड राइबोसोमल इनसेंसिटिविटी। एक्टिव अगेंस्ट साल्मोनेला बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस, नॉट एक्टिव अगेंस्ट द एंटमीबा। और टेट्रा वाला कर रहा था अमीबियासिस में। एंड मलेरिया पैरासाइट वो कर रहा था हेल्प, टेट्रा कर रहा था मलेरिया में की थी उसने हेल्प विथ अदर ड्रग, है ना। मोर एक्टिव अगेंस्ट मेनिंजियल पैथोजेंस, हिमोफिलिया इन्फ्लुएंजा एंड नाइजीरिया मेनिंजिटाइटिस। लेस एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्लेमाइडिया, वो कर रहा था टेट्रासाइक्लिन अच्छे से। क्लोरमफेनिकोल इज बैक्टीरियोसिडल अगेंस्ट कॉमन मेनिंजियल पैथोजन and many organisms now resistant to chloramphenicol. 50 to 60% plasma binding capacity, freely penetrate the serous cavities, blood brain barrier को easily ये क्रॉस करेगा, प्लेसेंटा को easily मिल्क सिक्रेशन में आएगा। These drug inhibit the hepatic mix function oxidase excretion in the drug dependent and its conversion in the liver, gluconidation। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्यों हुआ बच्चे में? ये वाइवा में पूछेंगे, क्योंकि उसका लीवर जो था वो ग्लूकोनिडेशन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ये रीजन बताना है वाइवा में। इट प्रोड्यूस द सीरियस बोन मैरो टॉक्सिसिटी, शुड ओनली बी यूज्ड व्हेन इक्वली इफेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक एजेंट, व्हेन बेनिफिट आउटवेटेड। ये जो बोन मैरो टॉक्सिसिटी है ये ट्रीटमेंट स्टॉप करने के बाद में रिवर्सिबल है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? बोन मैरो टॉक्सिसिटी हमें कैसे पता चलेगा? इसके सिम्टम्स होंगे कि इसमें इयोसिनोफिलिया और ये जो काउंट्स हैं सारे डाउन हो जाएंगे। ओकुलर इन्फेक्शन में हम यूज करते हैं, यूज टॉपिकली फॉर ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन ड्यू टू सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, एनारोबिक इन्फेक्शन, टाइफॉइड, बिकॉज एट प्रेजेंट नॉट प्रिफर्ड। ठीक है। बोन मैरो टॉक्सिसिटी इंक्रीज, डोज रिलेटेड है ये। बोन मैरो टॉक्सिसिटी क्यों हुआ? क्योंकि ये डोज रिलेटेड है। इंक्रीज 3 to 4 ग्राम ए डे फॉर 1 to 2 वीक, अगर इंक्रीज हो गया तो ये 100% बोन मैरो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। इट कॉज बोन मैरो डिप्रेशन एंड दस इनहिबिटिंग द एरिथ्रोपोइसिस एंड रिवर्सिबल इफ वी स्टॉप द ट्रीटमेंट। जीआईटी साइड इफेक्ट हमें पता है, हाइपर सेंसिटिविटी पता है, सुपर इन्फेक्शन पता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम ऑकर्स इन द नियोनेट्स व्हेन डेली डोज एक्सेस मोर देन 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे। जो भी ये मोबाइल चला रहा है जिसमें आवाज कर रहा है उसके मैं रोल नंबर कहीं से भी पता करके एब्सेंट लगा दूंगा। क्लोरमफेनिकोल साइड इफेक्ट, न्यूबॉर्न इन्फेंट लैक इफेक्टिव ग्लूकोनिक एसिड कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म, बच्चे में नहीं होती, इस वजह से डिग्रेडेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ क्लोरमफेनिकोल हैपन होता है एंड ये ग्रे बेबी सिंड्रोम। इसके साइन एंड सिम्टम एक पिक्चर में देखेंगे। बच्चे में वोमिटिंग, फ्लैसिडिटी, हाइपोथर्मिया एंड ग्रे कलर होगा, शॉक में जा सकता है बच्चा एंड कोलैप्स हो सकता है। ये किसी ने वो वेब सीरीज देखी है क्या? मोबाइल से नहीं निकाली है। ठीक है, ये पिक्चर एडवर्स इफेक्ट, हाइपर सेंसिटिविटी हमें मालूम है, रेसेस डेवलप होंगे, फीवर होगा, बातें नहीं, सुपर इन्फेक्शन। आंखें बंद करके हमें ये हाइपर सेंसिटिविटी, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हाइपर सेंसिटिविटी
एंड सुपर इन्फेक्शन एंटीबायोटिक में लिख देने हैं। पर जो पर्टिकुलर साइड इफेक्ट है, जैसे क्लोरामफेनिकोल में हम सर्च करते रहते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम लिखा है या नहीं लिखा है, नोजिया, वॉमिटिंग, बोन मैरो डिप्रेशन, ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया। ड्रग इंटरेक्शन क्या होंगे? पैरासीटामोल इंक्रीज बायोएबिलिटी ऑफ द क्लोरामफेनिकोल बाय 28%। रोल नंबर 161। तुम्हारे आसपास जो भी बैठे हैं इसका मुझे रोल नंबर बताना कि जिसने आवाज की। अगर नहीं की, रोल नंबर नहीं बताया उसका, तो तुम्हारी एब्सेंट लगेगी। तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन बच्चों को संभालना पीछे से, ठीक है, और मुझे रोल नंबर बताना ये जो आवाज कर रहा था, वरना तुम्हारी एब्सेंट लगेगी। इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करेगा तो मॉर्फिन इंक्रीज होगा, और मॉर्फिन जब इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो अगर हमने क्लोरामफेनिकोल मॉर्फिन के साथ दिया तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस होंगे। ये हाइपोग्लाइसीमिया को एग्रीवेट करता है, और वारफेरिन के साथ यूज करेंगे तो ब्लीडिंग के चांसेस होंगे, ठीक है। ये इनके इंटरेक्शन हमें याद रखने हैं। कहानी खत्म।